दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शायद बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे वो लोग मदन लाल खुराना का नाम लेंगे या कोई कयास लगाएंगे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दिल्ली को अपना पहला मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना से 41 साल पहले यानी 1952 में ही मिल गया था। दिल्ली में 41 साल तक विधानसभा के चुनाव ही नहीं हुए। 41 सालों तक दिल्ली की सीएम की कुर्सी खाली रही। 8500 रुपये प्रति मंथ एक साल के लिए। सत्तर सीटों का सरदार कौन होगा, ये सवाल बड़ा हो रहा है क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। केजरीवाल 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली होगी जैसी इस बार मिलती दिख रही है। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। हर महीने ये दाल है, चावल है, शक्कर है, तेल है, चाय है, 500 रुपए का सिलेंडर है, ये हर महीने दिल्ली के परिवारों को मुहैया कराया जाता है। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक रहा है। हर कोई एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन दिल्ली क्या सोच रही है, ये अभी कोई नहीं जानता। दरअसल दिल्ली का चुनावी इतिहास इतने उतार चढ़ाव भरा रहा है कि कोई सटीक अनुमान लगा भी नहीं सकता। दिल्ली की जनता ने बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सबको सत्ता में आने का मौका दिया है। बीजेपी चाहती है कि इस बार 31 साल का सूखा खत्म हो और फिर से दिल्ली पर राज करने का मौका मिले। तो कांग्रेस अपनी हार का बदला लेने के लिए मशक्कत कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि लगातार चौथी बार सरकार में आने का रिकॉर्ड बनाया जाए। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। वो एक आंदोलन के प्रोडक्ट थे। उस समय जो है पूरी जनता उनके साथ जबरदस्त थी। आज जो है ये जो चुनाव लड़ा जाएगा ये उन पे एक रेफरेंडम है, उनकी परफॉर्मेंस पे रेफरेंडम है। उन्होंने 10-12 साल में क्या किया, उन्होंने जो जो वायदे किए क्या उन्होंने निभाए, और उन्होंने जो जो अच्छे काम किए क्या उनको जनता सराहेगी कि नहीं। दिल्ली में चुनावी राजनीति को समझने के लिए हमें समझना होगा भारत में हुए सबसे पहले चुनाव को। पूरे देश में पहली बार वोटिंग हो रही थी, लेकिन दिल्ली को अलग रखा गया था। बाद में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में भी चुनाव होगा। हर राज्य में चुनाव के जरिए सरकार बन रही थी और साल 1952 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव होता है 42 सीटों पर, लेकिन विधायक चुने गए 48। दरअसल उस समय 42 में से 36 सीटें ऐसी थी जिसमें सिंगल मेंबर चुनाव जीत सकते थे और 6 सीटें ऐसी थी जिसमें 2 मेंबर चुनाव जीत सकते थे। आखिर जब चुनाव हुआ तो 36 सीटों पर एक कैंडिडेट चुनाव जीत पाया और उसके अलावा 6 सीटें ऐसी थी जहां पर 12 मेंबर चुनाव जीतकर के असेंबली में पहुंचे। उस वक्त सरकार बनाने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती थी, लेकिन कांग्रेस को 39 सीटें मिली और 5 सीटें जनसंघ को और बाकी 4 सीटें अलग अलग पार्टी को मिली। इस तरह से बहुमत वाली कांग्रेस के पिटारे से चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव के रूप में दिल्ली को मिला पहला सीएम। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में सबसे कम उम्र के सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव थे। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में उस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्हें लोग शेरे दिल्ली और मुगले आजम के नाम से पुकारते थे। ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के सीएम होने के बाद भी लाल बत्ती वाली लगी गाड़ियों से ऑफिस नहीं जाते थे। वो सफर करते थे सरकारी बसों में, आम जनता की तरह। उस समय दिल्ली के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। ऐसे में सीएम और अन्य मंत्री के सुझावों पर वो फैसला लेते थे। ऐसे में तत्कालीन चीफ कमिश्नर थे आनंद डी पंडित, जिनके तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन ब्रह्म प्रकाश के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे।
ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर उनके बीच में तनातनी रहती थी, जिसके कारण 1995 को ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगले ही दिन यानी 13 फरवरी 1955 को गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री बनते ही निहाल सिंह ने पूरी दिल्ली में शराबबंदी का फैसला किया। शराब बंद किए जाने के चलते सियासी हंगामा मच गया। बात इतनी बढ़ी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सीएम गुरमुख निहाल सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी। निहाल सिंह अपने फैसले पर कायम रहे और शराबबंदी से बैन नहीं हटाया गया। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया और दिल्ली विधानसभा भंग कर दिया, जिसके चलते गुरमुख निहाल सिंह की कुर्सी भी चली गई। निहाल सिंह महज 1 साल 263 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। 1956 से 1990 के बीच 61 सदस्यों वाली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने दिल्ली का प्रशासन चलाया। इस दौरान साल 1966 तक चीफ कमिश्नर दिल्ली के हेड रहे। 1966 से 1990 तक उपराज्यपाल ने कमान संभाली। काउंसिल पब्लिक सेक्टर के मामलों से संबंधित सिफारिशें करती थी और उपराज्यपाल फाइलों पर मुहर लगाकर अंतिम निर्णय लेते थे। इस तरह से दिल्ली में करीब 4 दशक तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। 1952 के बाद सीधा 1993 में चुनाव की घोषणा हुई और वो भी तब जब दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक करने और उसको रिफॉर्म करने के लिए 1989 में सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा गया था कि राजधानी को चलाने के लिए दिल्ली में बाकी राज्यों की तरह भी सरकार होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी का स्वर्णिम दौर 1993 में शुरू हुआ, जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज आईं। लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और उसकी वजह प्याज और नमक को आज तक माना जाता है। ये बीजेपी के लिए एक ऐसी वजह बन गई जिसके बाद से बीजेपी दिल्ली में वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। 2013 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी। साल 1993 ये वो दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आंदोलन की दिशा तय कर रही थी। बीजेपी 1993 में राम मंदिर के लिए जन जागरण अभियान चला रही थी। साल के अंत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और 49 सीटें जीती। सत्तर सीटों पर चुनाव हुए। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने 49 सीटें जीती। कांग्रेस सिर्फ 14 ही सीटों पर सिमट कर रह गई। नतीजों में तीसरे नंबर पर जनता दल रही, उसे 4 सीटें मिली। शालीमार बाग से बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा ने सबसे ज्यादा 21,770 वोटों से जीत हासिल की थी। विश्वासनगर से मदन लाल खुराना को 6,560 वोटों से जीत मिली थी। 91-92 में जब रथ यात्रा हुई थी, वो देखने लायक थी। राम मंदिर यहाँ पे दिल्ली में घुसी, मैंने उसको कवर किया। खुराना जी वगैरह सब उसमें यात्रा में थे। इतने लोगों की भीड़ जो है, सिनेमा में जो शूटिंग होती है उतनी नहीं होती। लोगों ने जो फूल बरसाए थे, लाजपत नगर, कई कई जगहों से दिल्ली के लोग गए थे। उस समय लगा था कि जो है एक माहौल जो बन रहा है। और फिर जब दिसंबर 1992 हुआ, जो एक बड़ा तबका जो है, जो कांग्रेस के साथ जो है, जो मुस्लिम तबका है, वो बहुत ही नाराज हुआ। तो ये जो वोट जब पड़ा 1993 में, वो कांग्रेस एंटी कांग्रेस वोट था जबरदस्त, क्योंकि जब राम मंदिर गया और प्रो हिंदू वोट जो राम मंदिर बनना चाहते थे, जो उसका वोट वो बीजेपी को पड़ा। और खुराना जी जो है यहाँ के पहले मुख्यमंत्री इस नई व्यवस्था के बने। 1993 के चुनाव में बीजेपी मदन लाल खुराना की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरी। इसके बावजूद भी आलाकमान ने मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया। उस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सियासत में मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की तिकड़ी की तूती बोलती थी। बीजेपी
दिल्ली की सियासी जंग फतेह करने में कामयाब रही, वहीं मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। मदन लाल खुराना का जन्म 1936 में पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से दिल्ली आ गया। उस समय खुराना 12 साल के थे। खुराना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद चले गए और वहां छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 1967 में मदन लाल खुराना ने पहाड़गंज वार्ड के चुनाव में कांग्रेस के ओम प्रकाश माकन को हराया। ये वो दौर था जब दिल्ली में इंदिरा गांधी जैसी नेता का दबदबा था। 1993 के आखिरी में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी मदन लाल खुराना के नेतृत्व में मैदान में उतरी और कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया। 2 दिसंबर 1993 को खुराना ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये ऐतिहासिक था, लेकिन 3 साल के अंदर ट्विस्ट आया और खुराना को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मदन लाल खुराना जी को कुर्सी इसलिए छोड़नी पड़ी थी कि एक जैन हवाला कांड हुआ था, जो मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया। बीबी गुप्ता जी की कोर्ट थी 30,000 में, जहां पहली बार जो है बड़े बड़े नेता अपेयर हुए, जिसमें LK आडवाणी जी का नाम हुआ। कई नेता जो हैं उसका केस में उनका नाम आया। जैन हवाला डायरी उनको बोलते हैं। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने 29 जून 1993 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आडवाणी और खुराना पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। आरोप था कि जैन डायरी हवाला केस में खुराना ने 1988 में 3 लाख रुपए लिए थे। खुराना पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। 22 फरवरी 1996 को आडवाणी की सलाह पर खुराना ने इस्तीफा दे दिया। खुराना 2 साल 86 दिन सीएम रहे। मैं मुख्यमंत्री था तो सर्वे हुआ था, 80% लोगों ने ये कहा था कि हम खुराना सरकार से संतुष्ट हैं। मुझे दिल्ली की जनता ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, मुझे टाइटल की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। खुराना की जगह विधायक दल के बहुमत के आधार पर साहेब सिंह वर्मा सीएम बन गए। 26 फरवरी 1996 को वर्मा ने शपथ ली। वर्मा को खुराना का धुर विरोधी माना जाता था। मदन लाल खुराना की सरकार में वर्मा को शिक्षा और विकास मंत्री बनाया गया था। उस दौरान उन्होंने कई अच्छे काम किए, जिससे बीजेपी हाईकमान के मन में उन्होंने बेहतर छवि बना ली थी। और कोई बूथ पर नहीं पहुंचेगी हमारी शक्ति। बहनों से खासतौर से कहना चाहता हूँ, आप एक बहन को कह दीजिए घर जा करके कि कोई नाश्ता नहीं होगा उस दिन, कोई खाना नहीं बनेगा, खाना और नाश्ता उस वक्त होगा जो निशान देख लेना कि वोट डाल का है। हालांकि दिल्ली में चुनाव से ठीक 50 दिन पहले वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने 12 अक्टूबर 1998 को पद छोड़ दिया। वर्मा 2 साल 288 दिन सीएम रहे। विधानसभा चुनाव में लगभग 50 दिन बाकी थे, लेकिन लोगों में महंगाई को लेके एक आक्रोश था। अगर प्याज की बात करें तो उस समय 1 किलो प्याज 60 से 80 रुपए का मिल रहा था और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को लगा कि चेहरा बदलने में ही उनके लिए बेहतर होगा और यही कारण है कि उन्होंने ये सोचा कि अगर एक नया चेहरा वो लेके आएंगे तो लोगों का जो गुस्सा है वो विधानसभा चुनाव तक आते आते कम हो जाएगा। पार्टी हाई कमान ने वर्मा पर उस समय दबाव बनाया कि वो इस्तीफा दे दें। उसके बाद संगठन ने सुषमा स्वराज को दिल्ली की कुर्सी सौंपी। वो 12 अक्टूबर 1998 को सीएम बनी। खुद साहेब सिंह ने बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुषमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। सुषमा के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। बीजेपी 15 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनाई। दिल्ली में बढ़ी प्याज की कीमतों, महंगाई और बिजली का मुद्दा हार की बड़ी वजह बना था। सुषमा स्वराज 52 दिन सीएम रही। उसके बाद से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी है। दिल्ली की राजनीति में शीला दीक्षित का नाम एक अलग पहचान रखता है। 1998 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिख डाली। उन्होंने दिल्ली को एक मॉडर्न शहर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। लगातार 3 बार 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन 2011 में अन्ना आंदोलन और उसके बाद निर्भया कांड ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया और हालात ये हो गए कि कभी दिल्ली में पराजय माने जाने वाली कांग्रेस दिल्ली में ही पूरी तरह से हाशिए पर चली गई।
शीला दीक्षित को 1998 में दिल्ली की कुर्सी ऐसे वक्त मिली जब दिल्ली में प्याज 80 रुपए किलो, नमक 40 रुपए किलो मिल रहा था। बिजली की कमी से दिल्ली वाले जूझ रहे थे, महंगाई आसमान छू रही थी। प्याज के दाम 80-90 रुपए किलो बढ़ा और ऐसी सिचुएशन बनी 1-1.5 महीना पहले कि सुषमा स्वराज जी को इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना पड़ा। उन्होंने साहिब सिंह वर्मा जी को रिप्लेस किया और लेकिन आखिर में सुषमा जी चुनाव हार गई, उनके नेतृत्व में चुनाव हारा गया और शीला जी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 1998 में दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव, कांग्रेस को 52, बीजेपी को 15, जनता दल को 1 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली। कांग्रेस ने 47.80% वोट शेयर हासिल किया, जबकि बीजेपी का 34.02% वोट शेयर रहा। दिल्ली में चुनाव में बीजेपी को 34 सीटों का नुकसान हुआ तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 38 सीटों का सियासी फायदा मिला। यानी सत्ता विरोधी लहर ने नतीजों को ठीक उल्टा कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस की जीत का सेहरा शीला दीक्षित के सर सजा। शीला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ा और सुषमा स्वराज के बाद वो दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। शीला दीक्षित वैसे तो पंजाब के कपूरथला की रहने वाली थी, लेकिन राजनीति उन्होंने दिल्ली और यूपी में की। यूपी के उन्नाव जिले में कांग्रेस नेता उमाशंकर दीक्षित के बेटे आईएएस विनोद दीक्षित से शादी हुई थी। ससुर उमाशंकर दीक्षित कानपुर कांग्रेस में सचिव थे। धीरे धीरे साल 1984 में आखिरकार शीला दीक्षित भी कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने यूपी के कन्नौज से कांग्रेस की टिकट पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। शीला दीक्षित अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि मई 1998 में सोनिया गांधी ने उनको मिलने के लिए बुलाया और कहा, कांग्रेस में एक आप ही उदाहरण हैं जो किसी और प्रदेश से राजनीति शुरू की और दिल्ली में आके कब्जा कर लिया। नहीं प्रभु जी, दिल्ली तो सबकी है ना, ये कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली मेरी है। सब दिल्ली बाहर से आए हुए हैं लोग हैं और सबकी है दिल्ली। तो दिल्ली की राजनीति सारे देश से भिन्न है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शीला दीक्षित ने छोटी छोटी सभाएं और बैठकें शुरू की। हर हफ्ते एक नया मुद्दा उछालती जो बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता। महंगी प्याज के मुद्दे ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा और 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। शीला दीक्षित सीएम बनी तो उनके सामने बेशुमार काम था। उस दौरान दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान थे। हर जगह जाम की समस्या थी, बढ़ती महंगाई से परेशान थे। सरकार ने दे दिए। यहाँ क्या कि 43 जो जितने भी है सर वो उन्होंने शुरू किए थे, आपने तो कोई नया शुरू किया नहीं। अरे वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि सपना भी हमने देखा था, फाइल में भी मेट्रो भी सभी कुछ उन्होंने किया था, तो उनके जमाने में क्यों नहीं हो गए? और 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए थे? फिर स्टेबिलिटी दी कि नहीं कांग्रेस ने? एक गवर्नमेंट दी और स्टेबिलिटी दी। वहाँ तो 5 साल चली सरकार, आपकी भी 5 साल, 5 साल के लिए चुनी। पर मुख्यमंत्री तो साहिब सिंह जी क्यों बदले गए थे 45 रोज पहले? क्या इतने अच्छे उन्होंने काम किए होते तो क्यों उनको बदलने की जरूरत पड़ गई थी? शीला दीक्षित ने सबसे पहले प्रदूषण पर काम किया और 2002 तक दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों और ऑटो रिक्शा को सीएनजी में बदला गया। शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो परियोजना की नींव रखी गई, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन का एक नया युग शुरू हुआ। 1998 की हार के बाद बीजेपी बिखर गई थी और पार्टी के अंदर साफ तौर पर नेतृत्व का अभाव झलकने लगा था। सुषमा स्वराज राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हो गई थी। मदन लाल खुराना पहले सांसद बने, श्री मदन लाल खुराना। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनाए गए। मैं मदन लाल खुराना ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन 2003 में हो रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मदन लाल खुराना फिर से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए।
नतीजे आए तो एक बार फिर कांग्रेस ने इतिहास बनाया और दूसरी बार सत्ता में वापसी की। शीला दीक्षित ने अपनी क्षमताओं को साबित किया और बिखरी भाजपा पर वो भारी पड़ी। कांग्रेस ने भी उनकी मेहनत को स्वीकारा और पार्टी के भीतर जो विरोध चल रहा था उसको दरकिनार किया। शीला दीक्षित तब दिल्ली की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। तब कांग्रेस की 47 सीटें आई थीं और लगभग 48.1% वोट उसको मिला था। वहीं भाजपा की 20 सीटें आई थी और बीजेपी को 35.2% वोट पड़े थे। साल 2008 दिल्ली एक बार फिर विधानसभा चुनावों के लिए तैयार थी। सत्ता में कांग्रेस थी और मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। भाजपा चुनावों को जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत तो कर रही थी, लेकिन भीतर काफी लड़ाई थी और दिल्ली के बड़े नेता किनारे लगा दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव नए परिसीमन के बाद हो रहे थे, यानी कि दिल्ली के राजनीतिक भूगोल और चुनावी गणित में बड़ा बदलाव हो चुका था। और अब बात दिल्ली की सियासत में बदलाव लाने वाली आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में बदलाव का दावा किया और सत्ता तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी का जन्म वैसे तो 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ, लेकिन 13 साल में पार्टी ने जो लकीर खींच दी है उसी लकीर पर सारी पार्टियां चल रही हैं। आम आदमी पार्टी को कमजोर समझना कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। भारत माता की वंदे। जोरदार तालियां बजाइए अन्ना हजारे। 2011 की ये तस्वीर है जब अन्ना आंदोलन आकार ले रहा था। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त न आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और न ही कोई चर्चा थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक संस्था थी और ये सारे चेहरे भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में अपनी आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ बुलंद कर रहे थे। जन लोकपाल के लिए इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, कभी जंतर मंतर तो कभी रामलीला मैदान। आंदोलन की ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया था। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब आंदोलन में शामिल हो रहे थे। पूरे देश में कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। आंदोलन की ताकत देखकर कांग्रेस आंदोलनकारियों के सामने झुक गई और ये तय हुआ कि जन लोकपाल का गठन होगा। लेकिन अपनी बातों से जब केंद्र सरकार पीछे हट गई तो 2 अक्टूबर 2012 को जंतर मंतर से केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। 26 नवंबर 2012 को यह तय हो गया कि केजरीवाल की पार्टी का नाम क्या होगा। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल ने एक आंदोलन में बदल दिया था। लोग कतार में लगकर पार्टी की सदस्यता लेने लगे। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से लेकर कलाकार तक पार्टी से जुड़ने लगे। भारत माता की। हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। हमारा लक्ष्य केंद्र सरकार में जाकर देश के लिए एक मजबूत जन लोकपाल। लोगों की भीड़ जुटने लगी थी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। इस भीड़ ने सबको हैरान परेशान कर दिया था, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि केजरीवाल कोई करिश्मा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे कई लोग आंदोलन के जरिए राजनीति में चमक गए। इन लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह झाड़ू मिला। बाद हमें जो ये झाड़ू का चिन्ह मिला है, ये हमारी फिलॉसफी के साथ है। हम लोगों ने देश की राजनीति बदल ली है। नई दिल्ली क्षेत्र के हम भगवान वाल्मीकि मंदिर के सामने इस समय है। बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इस मंदिर का। महात्मा गांधी यहाँ पर आया करते थे। ये जो वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि समाज के जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, बाद में जब अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो इस जगह का बड़ा महत्व था। यहीं से उन्हें उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू मिला है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के झाड़ू ने कांग्रेस को हरा दिया। वहीं इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली, जिन्होंने 31 सीटें जीती और तकरीबन 33% वोट जो हैं हासिल किए।
वहीं आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में 28 सीटें जीती और तकरीबन 29% वोट हासिल कर राजनीति के गलियारों में लोगों को चौंका दिया। वहीं कांग्रेस जो दिल्ली में तकरीबन 15 साल से राज कर रही थी, 8 सीटों पर ही सिमट गई और नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। चूंकि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटें होना जरूरी है, बीजेपी सरकार बनाने से 5 सीटें दूर थी, जबकि आम आदमी पार्टी भी बहुमत से 8 सीट दूर खड़ी थी। कांग्रेस किंगमेकर की भूमिका में आ गई। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहरी समर्थन दिया और केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री बन गए। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग आपके मुख्य समर्थक बन गए। केजरीवाल की पार्टी ने मोहल्ला सभाएं की और डोर टू डोर कैंपेनिंग का तरीका अपनाया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 28 सीट जीतने के बाद सरकार बनाई, पर यह सरकार कांग्रेस के समर्थन पर चल रही थी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जन लोकपाल बिल पर आम आदमी पार्टी को घेरती दिख रही थी। इस बीच 14 फरवरी 2014 को उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और ये 49 दिन की सरकार खत्म हो जाती है। केजरीवाल ने विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की, लेकिन राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और दिल्ली में 15 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। एक साल के बाद 2015 में दिल्ली में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हुए। हमने जो कहा सो करके दिखाया था हम लोगों ने। दिल्ली में ये छठा चुनाव था जो कई मायनों में ऐतिहासिक बन गया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अद्भुत और अकल्पनीय जीत हासिल की। 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीती। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई, बाकी किसी का खाता भी नहीं खुल सका। 2015 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और वो खाता तक नहीं खोल पाई। 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 49 दिन वाली सरकार में अरविंद केजरीवाल ने 3 ऐसे बड़े फैसले लिए जिसने आगे चल के दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचंड जीत के लिए खाद पानी का काम किया। सबसे पहले 400 यूनिट तक बिजली सब्सिडी, जिसने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए। हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त और दिल्ली के तकरीबन 200 ऐसे प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा गया जो ज्यादा फीस लेते थे। बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े बड़े फैसलों से केजरीवाल की छवि जनता के बीच ऐसी बनी कि आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुई। फ्री बिजली और फ्री पानी के वादे इतने चर्चित हुए कि नजीर बन गए और कई पार्टियों ने भी अपने राज्यों के चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया। 2015 में फुल फ्लैश सरकार आई। उसके पीछे 2 कारण थे जो मुझे लगा। लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी को छला जा रहा है। एक बंदा दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। इसके चलते ही उस पार्टी को 68 सीटें मिली। ये 2015 की बात है। 2020 के अंदर पार्टी इसलिए जीती कि उसकी जो घोषणाएं थी वो लगातार चल रही थी और वो लगातार घोषणाएं कर रहे थे, जैसे कि महिलाओं को बस के अंदर फ्री जाने की सुविधा, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, बहुत बड़ी बात है, और 22,000 लीटर हर महीने पानी फ्री। ये 3 योजनाओं ने केजरीवाल को हमेशा फ्रंट पे रखा और इसको आगे रखा। 2019 में आम चुनाव हुए। बीजेपी ने फिर सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। फिर आया साल 2020। दिल्ली में विधानसभा का 7वां चुनाव था। मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन 11 फरवरी को नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मैदान फतेह कर लिया और सरकार बनाई। मैं अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की शीला दीक्षित की बराबरी कर ली। ये चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों बनाम राष्ट्रीय एजेंडे का टकराव है, जिसमें आपने बाजी मारी और बीजेपी कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को तीसरी बार सत्ता से दूर कर दिया। आपने 62 सीटें जीती और 53.57% वोट हासिल किए। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती और 38.51% वोट हासिल किए। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार खाता तक नहीं खुल सका। कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरकर 4.26% पर आ गया।
आम आदमी पार्टी को उसके काम और योजनाओं की बदौलत शानदार जनादेश मिला। शिक्षा का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं, फ्री बिजली पानी योजना और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जनता की पहली पसंद बनी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।